मुद्दों की रेस में जब जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए तो समझ जाइए आपने मेरी धरती पर कदम रख दिया है। गरीबी, पिछड़ापन सब कुछ मैंने देखे हैं। बड़े वादों का टूटना भी मेरी आंखों के सामने हुआ है। राजनीति की पाठशाला मैं हूँ, बड़े नेताओं की नींव रखने की कार्यशाला भी मैं हूँ। मैं बिहार हूँ और आज अपने पहले चुनाव की कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब देश आजाद हुआ था, लेकिन जातियां अभी गुलाम थी। साल था 1952 जब पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था। नेहरू भाषणों में कहते रहे, जाति नहीं विकास को वोट दो, लेकिन मैदान में जो हो रहा था वो कुछ और ही था दोस्तों। गांव-गांव में नेताओं की जाति देखी जा रही थी। मोहल्लों में नारों से ज्यादा सरनेम गूंज रहे थे और यहीं से शुरू होता है जाति बनाम राजनीति का वो खेल, जो आज भी बिहार की गली गली में खेला जा रहा है। साल था 1952 जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हो रहा था, साथ में बिहार में विधानसभा चुनाव भी। देश की आजादी में क्योंकि कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई थी, उसकी लोकप्रियता भी उसी वजह से सबसे ज्यादा थी। जवाहरलाल नेहरू उस जमाने में सही मायने में सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी थे। उनकी लोकप्रियता गजब की थी दोस्तों। लोगों को उनकी बात पर भरोसा था, कांग्रेस उन पर निर्भर थी। लेकिन बिहार में नेहरू के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती भी दिखने लगी थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि जाति चुनाव का आधार बने, लेकिन बिहार उस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ चुका था। इस वजह से एक मौके पर उन्होंने काफी तल्ख अंदाज में कहा भी था कि मैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट या किसी जाति के लोगों से यहाँ मिलने नहीं आया हूँ। मैं भारतीयों से मिलने आया हूँ। अगर आप विदेश जाएंगे तो आपका स्वागत बिहार के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट या फिर यादव के तौर पर नहीं, बल्कि आजाद भारत के नागरिक के रूप में होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बात ज्यादा नहीं घुसी थी। बिहार कांग्रेस तो शुरुआत में ही समझ चुकी थी कि बिना जाति के ना तो बिहार जीता जा सकता है और ना ही बिहार के लोगों का वोट मिल सकता है। आलम ऐसा था कि बिहार में हर सीट पर जाति के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन हो रहा था। कई सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के दूसरे नेता गोलबंदी तक बना रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था सिर्फ जातिवाद की वजह से। जातिवाद का चोला ओढ़कर एक और मुद्दा तब बिहार की तकदीर बदलने वाला था दोस्तों। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की बात होने लगी थी। हर कोई तो इससे सहमत नहीं था, लेकिन भूमिहार जाति के लोग इसका समर्थन कर रहे थे, वहीं राजपूत और कास्ट इसका विरोध। कांग्रेस बड़ी दुविधा में थी क्योंकि उसके तीन सबसे बड़े चेहरे इस मुद्दे पर बटे हुए थे। कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से आते थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा राजपूत थे और राजेंद्र प्रसाद एक कास्ट। पहले ही चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पा रही थी। तब अब्दुल कलाम आजाद को दिल्ली से पटना जाना पड़ा था इस मुद्दे पर बढ़ चुके नेताओं को मनाने के लिए। अब आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा के बीच में मतभेद अभी बाकी था। दोनों ही आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभा चुके थे दोस्तों। दोनों ही बिहार के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। दोनों की सियासी केमिस्ट्री भी एक नजर में दमदार लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कई मुद्दों पर असहमति भी पनप रही थी। एक तरफ जमींदारी सिस्टम बिहार के पहले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना था, तो वहीं जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता भी अपनी पहचान बना रहे थे। उस जमाने में कांग्रेस को वैसे तो किसी पार्टी से मुकाबला नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी जब विरोधी पार्टी की होती है तो सबसे पहला नाम सोशलिस्ट पार्टी का आता है। असल में 1930 में कांग्रेस पार्टी कहीं दो फाड़ हो गए थे। तब जेपी और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इतिहासकार बताते हैं कि बिहार के पहले चुनाव में जेपी हमेशा अपने भाषणों में पिछड़े वर्गों का जिक्र किया करते थे, लेकिन तब पिछड़ेपन से किसी एक जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा था, बल्कि पूरे गरीब समाज को अपने पाले में करने की कोशिश थी। पिछड़ी जातियों और दलितों की ज्यादा आबादी के बावजूद 1947 से 1967 तक बिहार कांग्रेस में सवर्णों का वर्चस्व रहा था। कांग्रेस में वर्चस्व रहने का मतलब ऐसा था दोस्तों कि सत्ता में वर्चस्व रहना। इसकी वजह थी स्वर्ण आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत थे। 1967 के आम चुनाव तक कांग्रेस के नेतृत्व में स्वर्णों का प्रभाव रहा, लेकिन इसी दौर में स्वर्ण नेतृत्व को एहसास हो गया था कि गैर स्वर्णों को सत्ता में भागीदारी से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। इसका एहसास 1957 और खासकर 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही हो गया था। यह बिहार की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम परिघटना भी थी। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो भ्रष्टाचार भी चुनाव में एक मुद्दा था। रोटी कपड़ा मकान का नारा भी तब शुरू हो चुका था।
अब मुद्दे थे, राजनीति थी, उससे जुड़ी जातियों की बातें भी थी, लेकिन सबसे जरूरी वोटिंग को लेकर जागरूकता कम थी। बिहार में 1952 में साक्षरता दर 13.4% ही थी। अब सबसे पहले चुनाव में बिहार में कुल 1,81,38,956 मतदाता थे। तो ऐसे में उन वोटरों को कैसे समझाया जाए कि कौन से प्रत्याशी का क्या चुनाव चिन्ह है। यह एक बड़ी चुनौती थी दोस्तों, जिसका समाधान कुछ इस तरह से निकाला गया। तब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक सीट पर जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके नाम का अलग रंग का बैलेट बॉक्स भी वहां पर रखा जाएगा। उस तरह से पहचान करवाने में आसानी होगी। अब 26 मार्च 1952 को बिहार की 330 सीटों पर वोटिंग हुई। 42.6% मतदान रहा और उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस इस चुनाव को काफी आसानी से जीत गई। 239 सीटें उसने अपने नाम की, दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी रही और 23 सीटें हासिल कर पाई। नतीजों के बाद सहमति के साथ कृष्ण सिंह को बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन जनवरी 1961 में हुआ था और जब तक जिंदा रहे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद बिहार की राजनीति ने एक अलग करवट ली। फरवरी 1961 में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ और इस चुनाव में भूमिहार विरोधी खेमा विनोदानंद झा के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट हुआ। विनोदानंद झा ने इस चुनाव में भूमिहार जाति के महेश प्रसाद सिन्हा को मात दी। फिर विनोदानंद झा बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजनीति में यह पहला बार हुआ था कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना था। दिलचस्प बात यह भी है कि 1938 तक बिहार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक भी ब्राह्मण सदस्य नहीं था। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा के जिंदा रहते बिहार में कांग्रेस दो ध्रुवों में थी, लेकिन इन दो नेताओं के निधन के बाद कांग्रेस में कई गुट हो गए। कांग्रेस का पूरा ढांचा ही बदल गया। आधुनिक बिहार के निर्माण में इन दो नेताओं की बड़ी भूमिका को रेखांकित किया जाता है। बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह बाबू की जोड़ी की मिसाल दी जाती है। अनुग्रह नारायण सिन्हा श्री कृष्ण सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। दोनों नेताओं के बीच भरोसे और दोस्ती की कई कहानियां चर्चित है दोस्तों। दूसरी तरफ कई लोग इन दो नेताओं के बीच जातीय टकराव यानी कि भूमिहार बनाम राजपूत की बातें भी कहते हैं। तो क्या वाकई में दोनों नेताओं के बीच किसी किस्म का कोई जातीय टकराव था? ये जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि जातियां इंसान को नहीं बांटती, लेकिन हम इंसानों ने जातियों को राजनीति का हथियार बना दिया। आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो हमें लोकतंत्र का जश्न देने आया था, लेकिन हमने उसे जातियों का युद्ध बना दिया। 70 साल बाद भी वही जाति, वही पंथ, वही भाषा और वही वोटिंग पैटर्न। क्या वाकई हम आजाद हैं? जरा सोचिए। अब समय है सोच बदलने का। वोट कीजिए उस नेता को जो आपके क्षेत्र को बदले। वोट दीजिए विकास को, न कि विभाजन को। क्योंकि जब देश टूटता है तो ना ही जाति, ना धर्म और ना ही भाषा बचते हैं, सिर्फ पछतावा रह जाता है। सोचिए और इस बार सही सोच के साथ वोट कीजिए। अगर आप चाहते हैं राजनीति पर ज्ञान और तर्क से भरी बातें तो युक्ति कोश को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं।